दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे आयोग के बारे में जो लगभग परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि वर्तमान में करंट में भी हम कह सकते हैं जो आयोग हम बात करते हैं। आपको एक आयोग की मैं याद दिलाता हूं, क्या है? योजना आयोग। आपको शायद लगभग सभी बच्चों को पता होगा योजना आयोग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे योजना आयोग, लेकिन ये वर्तमान में योजना आयोग को बंद कर दिया है। इसकी जगह किसको चालू कर दिया है? नीति आयोग। ठीक है भाई, हमें योजना आयोग को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? नीति आयोग को चालू करने की जरूरत क्यों पड़ी? नीति आयोग में और योजना आयोग में क्या डिफरेंट है? ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग है जो 1950 से बना हुआ, आज 65 वर्ष हो गए इस योजना आयोग को बने हुए। इसको हटाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? और नया आयोग हमें नीति आयोग है, इसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि समय के हिसाब से हर चीज शासनकाल में हो या फिर आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें तो हर चीज में समय के आधार पर परिवर्तन आया है, धीरे धीरे परिवर्तन आया है और हमें कुछ चीजों में हमें बदलाव करना पड़ा समय के आधार पर। और अब देखो, जैसे 1950 में भारत में और अब के वर्तमान के 2023 के भारत में कितना अंतर हो गया। चलो, योजना आयोग नीति आयोग है, ये कब बना? देखो, सबसे पहले तो ये दिनांक है, आपको मैं बता दूं, 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसमें नीति आयोग ने, तो हम बात करेंगे 2015 और 1950 के भारत में। देखो, 1950 के भारत में मतलब लोगों का रहन सहन, लोगों की मानसिकता और कल्चर वगैरह, और जो संसाधन थे हमारे, आर्थिक संसाधन थे और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन थे, उस आधार पर हमारी सोच कैसी थी और वर्तमान में हम कैसे हैं। 2000 मान लो 1950 के अंदर वीआईपी सिस्टम भी अगर हम देखें तो आदमी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी ऐसे सिस्टम थे। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे समय के आधार पर 2015 तक परिवर्तन आया और हमें जो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी ये भी थोड़ी ना है, लेकिन वो सिस्टम के आधार पर हम धीरे धीरे अपडेट होते गए और वर्तमान अब हम हवाई यात्रा तक आज चले गए। लेकिन जो योजना आयोग है, इसकी कुछ कमियां थी और ये कमियां की वजह से हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी आधार पर हमें एक नए नीति आयोग को बनाना पड़ा। जैसे देखो, आपको मैं बताऊं कैसे। योजना आयोग के अंदर एक कमी थी क्या कि योजना आयोग मान लो कोई कानून बना दिया, कोई एक्ट बना दिया, वो सभी राज्यों के अंदर लागू होता। योजना आयोग में था कि मान लो एक भी कोई भी कानून बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया? कानून बना दिया, तो ये समान रूप से सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता था, चाहे वो कानून उसकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर उचित हो या नहीं हो, उसको लागू होना पड़ता था। जैसे मान लो 1950 में भारत के अंदर केवल सत्ता के अंदर शक्तिशाली एक ही पार्टी थी, केंद्र के अंदर भी वही पार्टी का शासन होता था और राज्यों के अंदर भी वही उसी का शासन होता था। तो मतलब इसमें ज्यादा टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी कि केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया तो राज्य के अंदर भी उसी सरकार थी, उसी पार्टी की सरकार थी, तो वो ज्यादा विरोध करते नहीं थी, क्योंकि अपनी पार्टी का विरोध कौन करे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय के आधार पर परिवर्तन आते गए। केंद्र के अंदर सत्ता किसी दूसरी पार्टी की थी और राज्यों के अंदर अन्य पार्टियों की सत्ता हो गई। तो जो केंद्र के अंदर जो नियम बनाती सत्ता, तो वो अगर भी राज्य के आधार पर, राज्यों पर अगर वो कंफर्टेबल नहीं होती या फिर उस पर ढंग से व्यवस्थित नहीं होती, तो राज्यों के और केंद्र के बीच में टकराव उत्पन्न होना चालू हो गया। ठीक है, जैसे योजना आयोग की हम बात करें तो अगर आप साधारण भाषा के अंदर आप कहा तो योजना आयोग मान लो कोई कानून बना दियो कि जैसे
योजना आयोग एक कानून बना दिया कि भाई किसी भी क्षेत्र के अंदर ले लो कि ऐसा कोई कानून बनेगी, हर कोई भी राज्य है, सभी राज्यों के अंदर कि मान लो स्वेटर पहनना अनिवार्य है। जैसे मान लिया स्वेटर पहनना, अगर हम जम्मू कश्मीर जाए तो ये कंफर्टेबल है, वहां पर सर्दियां वर्तमान में पड़ रही है, ठीक है, वहां स्वेटर हम पहन लेंगे, कोट पहन लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कानून के आधार पर हम राजस्थान में आ जाए, जैसलमेर के अंदर, चूरू के अंदर, तो उस आधार पर अच्छा नहीं है। उसी आधार पर मतलब योजना आयोग में अगर कोई कानून बन जाता, वो राज्यों के ऊपर जबरदस्ती थोपे जाते थे। ठीक है, देखो एक और बात समझाऊं जी। हां, थे मने कहो कि गुरुजी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मन थे किस आधार पर तैयारी करूं, मन थे टाइम टेबल बना के दो, मम्मी साहब मेरे साहब आता टाइम टेबल बना के दे दियो कि भाई थे सुबह 4 बजे खड़े हो, 4 बजे खड़े होके थे 5 बजे तक पढ़ाई चालू कर दो, 5 बजे लेके 7 बजे तक थे जीके पढ़ो, 7 बजे लेके 8 बजे तक विज्ञान पढ़ो, ये करके सेटल करके दे दो। ठीक है, अब कई बच्चा અહીંયા का है मेरी तरिया 10 बजे उठने वाला भी है, बार 4 बजे वाली सेटल को नहीं बैठा है। ठीक है, बस 4 बजे वाली बांगा सेटल कौन बैठा है, तो मतलब अगर वो उस आधार पर चलने का प्रयास करेंगे तो या तो रुग्णता आएगी, बीमारी आएगी, या कमजोरी आएगी। ठीक है, इस आधार पर मतलब वीकनेस आएगी, तो वो आधार पर नहीं बैठ सकता। ये तो थी योजना आयोग, आपको उस पर थोपा जाता था। और अब नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग कहता है कि भाई राज्यों को बुलाते हैं कि हम एक कानून बनाएंगे और इस कानून के ऊपर आपकी अगर कोई समस्या आए तो वो हमें समस्या बताए, उस समस्या का हम समाधान करके हर राज्यों के ऊपर अलग अलग राज्य में चालू होएगा। ठीक है, अब देखो जी हम मैं थाने यहां कह दूं कि भाई बताओ थे बच्चों कितना बजे उठो, थे को साहब मैं तो 7 बजे उठा। ठीक है, 7 बजे तो टाइम टेबल की शुरुआत करो 7 बजे से, और दिन में क्या करो 20 दिन का आधार पर मैं थाने टाइम टेबल थारी दिनचर्या के हिसाब बना के दे दूं, तो वो सुटेबल ज्यादा रहे कि मैं मेरे हिसाब बना के दूं, वो ज्यादा सुटेबल रहे। थे थारे हिसाब थारी दिनचर्या के हिसाब से बनाओ, बहुत ज्यादा सुटेबल रहे। इसीलिए धीरे धीरे ये अपडेट हुआ कि भाई योजना आयोग राज्यों के ऊपर थोपा जाता था कानून, और नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर कानून बनाते। अब हम पढ़ेंगे राज्य नीति आयोग के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। नीति आयोग की आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नीति आयोग का गठन हुआ। तो हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संरचना में बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग में अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग में अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। तो बच्चों नीति आयोग के अंदर भी कौन होगा? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष हो गया। हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, देखो हम जो भी अध्ययन करेंगे, जो आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विचारों पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हमारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो पिछली एग्जामों के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और इससे आगे आने की संभावना है। इससे बाहर बहुत ही कम एग्जामिनर किसी प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन हम उसी अच्छा गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन हो सकता है? तो बच्चों उपाध्यक्ष कौन करता है? उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री मतलब इसको नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है बच्चों? उपाध्यक्ष को। कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो गुरुजी अब आपका बात करें कि प्रथम जब नीति आयोग 15 में बना है तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रथम अध्यक्ष कौन होगा बच्चों? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो यही हमारे इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अरविंद पनगड़िया। उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष लिख लो इसके, कौन? अरविंद पनगड़िया। ठीक है,
तो और गुरुजी दूसरो, बिल्कुल दूसरो इसका भी बन गया अध्यक्ष कौन? राजीव कुमार। कौन बन गया बच्चों? राजीव कुमार। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है बताओ दिखान? वर्तमान में है इसका श्री सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। अब देखो यहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है कि निम्न में से नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नहीं रहा है? तीन ही दे दे, अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, सुमन बेरी, एक अन्य दे दे, तो मतलब तीनों में से एक अन्य। यह क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इनकी संरचना। अब हम संरचना की हम बात करें तो इसमें कुछ कमेटियां हैं अलग अलग बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, एक बच्चे ने पूछा कि भाई ये संवैधानिक है कि नहीं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों योजना आयोग, ये नीति आयोग की हम बात करें, कई बार आपने परीक्षाओं में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मान लो वित्त आयोग है, ये संवैधानिक संस्था है या नहीं है। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है आपका ये है नीति आयोग, ये है बच्चों न तो संवैधानिक है, ठीक है, न तो ये संवैधानिक है न ही ये वैधानिक है। गुरुजी संवैधानिक और वैधानिक में क्या अंतर है? तो एक ही चीज है ना टाबरो, एक ही चीज को निया। देखो संवैधानिक चीज ये योजना आयोग है ना, ये हमारा नीति आयोग न तो संवैधानिक संस्थान है न ही वैधानिक संस्थान है। संवैधानिक संस्थान तो वो होती है संवैधानिक जिसका संविधान में आर्टिकल के तहत उसका वर्णन किया हुआ है, मतलब संविधान में उसका वर्णन किया हुआ है कि संविधान के द्वारा वो संस्थान हमें प्रदान की हुई है। तो संविधान में योजना आयोग का कहीं वर्णन नहीं है, मतलब ये संवैधानिक संस्थान नहीं है। दूसरी हम बात करें वैधानिक संस्थान की, तो वैधानिक संस्थान होता है टाबरो विधान यानी विधि यानी नियम। इसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं, क्या कुछ धाराएं, कुछ अनुच्छेद के तहत नियम बने। हम बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग बच्चों वैधानिक संस्थान है, वित्त आयोग के लिए हमें अलग से नियम बने हुए हैं, ठीक है। हम दूसरे अगर हम कोई अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये जो कुछ आयोग हैं तो ये वैधानिक आयोग है, इनके विधि में इनके रूल्स बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसके कोई रूल्स नहीं है ये। इसीलिए कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि योजना आयोग यानी नीति आयोग, वर्तमान में नीति आयोग न तो संवैधानिक है और न ही ये वैधानिक संस्थान है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके कुछ संगठन की, तो संगठन के अंदर आता है बच्चों, एक तो आता है क्षेत्रीय परिषद। क्या होता है? क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, एक नंबर। दूसरी आती है बच्चों, एक हम बात करते हैं शासकीय संचालन परिषद, ठीक है। कौन होता है? एक आता है बच्चों शासकीय परिषद, मान लो, ठीक है, शासकीय परिषद, ये नंबर 2, ठीक है, शासकीय परिषद हो गई। एक हो गया बच्चों विशिष्ट आश्रित सदस्य। कौन हो गए? सदस्य, मतलब कि इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, इसकी संस्था, इसके में सदस्य कौन होते हैं? एक होता है बच्चों विशिष्ट आश्रित सदस्य, ठीक है। नंबर 4 की बात करें कि इसकी तदर्थ सदस्यता, तदर्थ इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, ठीक है। ये चीज आरएस वालों के लिए अच्छी है, क्योंकि ये समिति में अगर हम नीति आयोग के बारे में पढ़ लें तो उसकी जो इसके आधार पर वर्णन हम आगे कर सके। एक इसके कुछ पदेन सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? पदेन सदस्य, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एक होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास की क्षेत्रीय परिषद। ये क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? देखो क्षेत्रीय परिषद इसका जो अध्यक्ष होता है वो तो देखो बच्चों प्रधानमंत्री ही होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रीय परिषद होती क्या है?
देखो क्षेत्रीय परिषद मतलब इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं। हमारे 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों के इसके मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। तो सभी राज्यों के बात करें, मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, इसके सदस्य होते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत ही पड़ा टाबरो, कई बार दो राज्यों के बीच में किसी विवाद को लेकर आपस में टकराव हो जाता है, किसी पानी के बंटवारे को लेकर टकराव हो जाता है, किसी में सीमा विवाद हो जाता है, या फिर किसी कानून को लेकर, या फिर किसी भी प्रकार का दो राज्यों के अंदर विवाद हो जाए। पिछले हमने देखा है दो राज्यों के अंदर किसी पानी को लेकर बंटवारे के आधार पर विवाद हो गया था, ऐसा कुछ, या कुछ सीमा विवाद हो जाए, ठीक है, तो उसको विवाद को सुलझाने के लिए, उस विवाद को सुलझाने के लिए यह क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद, इसमें जो सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री। इसके सदस्य होता है प्रधानमंत्री। सभी मीटिंग बुलाएंगे सभी राज्य, और उसके आधार पर निर्णय लेकर उसका बीच में समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरी बात करें शासकीय परिषद, इसमें बच्चों सभी राज्यों के तो मुख्यमंत्री होते हैं सदस्य, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके उपराज्यपाल, प्रशासक, जैसे जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, इन सदस्यों के जो उपराज्यपाल है ये भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। उपराज्यपाल है ये इसके सदस्य होते हैं। अब देखो कुछ कानून बनाने होते हैं। नीति आयोग के आधार पर है कि मतलब जो सरकार चलाता है प्रधानमंत्री, उनके सरकार चलाना बहुत बड़ी बात है। अगर उनको इसमें इतना टाइम नहीं होता है कि किसी काम को लेकर हम उस योजना बनाएं, बैठे बैठे सोचें, तो उन्होंने एक आयोग का गठन कर लिया कि आपका काम है कि हमारे प्रशासन में किसी प्रकार की समस्या आए और हमारी समस्या का आप समाधान करें और उसकी कुछ नीतियां बनाएं, और हम मतलब लोगों की, हमारी जनता का शिक्षा के आधार पर, सामाजिक, राजनीतिक और इन अधिकारों के आधार पर इनका हम सर्वांगीण विकास करना चाहें। इसमें हमारे शासन में किसी अगर प्रकार की आप नीतियां बनाएं, ठीक है, वो सभी नीतियां बना करके देंगे, उसके आधार पर सरकार उस पर अमल लाएगी, ठीक है। इसी आधार पर क्या है, जो शासकीय परिषद है इनके सदस्य ये होंगे। अगर किसी पूरे देश में अगर कोई कानून बनाना हो या किसी प्रकार की कोई नीतियां लागू करनी हो, तो शासकीय परिषद के आधार पर इन सभी की बैठक होगी और किसी नियम के ऊपर सभी की चर्चा होगी। सभी राज्यों की अगर मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये सभी सम्मिलित होंगे तो अगर कोई कानून बनाएंगे तो किसी राज्य में अगर भौगोलिक आधार पर, आर्थिक आधार पर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अपनी समस्या का वहां पर निराकरण कर सकेंगे, ठीक है। योजना आयोग क्या करता था? योजना आयोग तो एक कानून बना दिया अपनी मर्जी से और सभी राज्यों पर थोप देता था, वो उसको लागू करना ही पड़ता था। लेकिन अब क्या है, नीति आयोग में क्या है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल आ जाएंगे। अगर ये नीति आयोग कोई कानून बनाता है तो इसमें अपने अपने राज्यों के आधार पर ये समस्या बताएंगे कि इसमें कुछ करेक्शन कर सके और उसमें कुछ चेंज करके उस आधार पर उसको सरलता से लागू किया जा सके। अब बात करें हम विशिष्ट आश्रित सदस्य, तो गुरुजी विशिष्ट आश्रित सदस्य क्या है? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विशिष्ट आश्रित सदस्य होते हैं टाबरो। जी हाँ, मान लो कोई वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक है, कोई समाज सेवक है, कौन है? समाज सेवक, ठीक है। तो जगह क्षेत्र के अंदर कोई काम करता है उसको बेसिक नॉलेज होता है। कोई वैज्ञानिक है तो उसको विज्ञान से रिलेटेड उसमें क्या समस्याएं आती हैं और किस तरह उसमें ज्यादा प्रगति कर सकते हैं उसका नॉलेज होता है। कोई सामाजिक, जो कोई सामाजिक सेवक है, समाज सेवक है, तो समाज की जो सांस्कृतिक मूल्यों का उसको अनुभव होता है। समाज के निचले तबके को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आम जीवन में उनकी कैसी समस्याएं होती है उसका उसको अनुभव होता है। इसी आधार पर प्रधानमंत्री की नजर के अंदर जो किसी ज्ञान वाले या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके पास में ज्यादा ज्ञान है, जो उस कुछ विशिष्ट क्षेत्र के अंदर अच्छा ज्ञान रखते हो, तो प्रधानमंत्री महोदय यानी नीति आयोग के अध्यक्ष को ऐसा लगे कि उनको सदस्य बनाना है,
तो इस आधार पर उनको यहां पर सदस्यता दी जाती है। मतलब विशेष योग्यता जो हम राज्य के अंदर जो राज्यसभा में जो कला संस्कृति उसमें मनोनीत करते हैं ना, उसी आधार का ये सिस्टम है। देखो ठीक है, हम बात करते हैं अभी तदर्थ सदस्यता क्या है गुरुजी। तदर्थ सदस्यता, हाँ बिल्कुल, तदर्थ सदस्यता है टाबरो जानी कोई विश्वविद्यालय आ गया, मान लो विश्वविद्यालय हो गए, या फिर कोई अनुसंधान संस्थान हो गई, कोई भी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, संस्थान हो गई, उनके कुछ विशिष्ट उससे कुछ विशिष्ट सदस्य, मतलब कोई विश्वविद्यालय के अच्छा ज्ञाता हो कोई, और कुछ अनुसंधान संस्थान, हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा अनुसंधान संस्थान हैं, उससे रिलेटेड अच्छे कोई ज्ञानी आदमी हो, उनको जो इस योजना आयोग में सरकार की योजना बनाने में अच्छा मदद कर सके। तो गुरुजी संख्या इनके बच्चों अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछ ले, मान लो कि तदर्थ सदस्यता कितनी हो सकती है, अधिकतम 2 हो सके। अब पदेन सदस्य की हम बात करें बच्चों, पदेन सदस्य का मतलब प्रधानमंत्री, कौन, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल से 4 मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल से 4 मंत्रियों को नियुक्त करता है। जो इसके तदर्थ सदस्य होते हैं अधिकतम 4 सदस्यों को नियुक्त करता है, अधिकतम 4 कर सकता है। उसमें से अगर प्रधानमंत्री महोदय पर यह निर्णय करता है कि वो कितने करें, लेकिन अधिकतम 4 सदस्य कर सकता है। ठीक है, अब बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ये योजना आयोग, ये तो एक सरकार की योजना बनाने की एक संस्था है, जिस आधार पर सरकार पर डिपेंड करता है, जिसकी सरकार होगी उसी आधार पर उसी का कार्यकाल होगा। अब बात करें हम उपाध्यक्ष की, तो किस रैंक का अधिकारी होता है, बिल्कुल ये उपाध्यक्ष होता है ना बच्चों, उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। ये क्वेश्चन आ जाए कि के उपाध्यक्ष होता है, ये किस कैडर का होता है, मान लो ये होता है जो कैबिनेट मंत्री होता है ना बच्चों, कैबिनेट मंत्री के दर्जे का ये उपाध्यक्ष होता है। यानी कि कैबिनेट मंत्री के पास में जो सुख सुविधाएं, जो अधिकार होते हैं, वही इन उप योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पास में होंगे। ठीक है, और जो ये सदस्य हैं ये राज्य मंत्री के आधार पर होते हैं। जो और सदस्य हो बच्चों, ये राज्य मंत्री के आधार पर। ये क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट है कि ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि उपाध्यक्ष है किसके समकक्ष होते हैं, किसके समकक्ष माने जाते हैं, तो ये है जो कैबिनेट मंत्री के कैबिनेट मंत्री के बराबर माना जाता है। हम बात करें आगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बात करें सीईओ, इसको हम बोल सकते हैं सीईओ। इसका एक कार्यकारी अधिकारी होगा, भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। ये सचिव के समकक्ष होता है सीईओ। इसका ये जो सचिव होता है, मानो सचिव ही मानो, ये इसका सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सचिव होता है। ये प्रधानमंत्री इसका कार्यकाल निश्चित करता है, कार्यकाल है ये प्रधानमंत्री निश्चित करता है, इसको प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है सीईओ। इसकी देखरेख के आधार पर ये सब कार्यक्रम चलते हैं इस नीति आयोग के द्वारा ही। ये सबसे अगर ये क्वेश्चन अगर बात करें किस थिंक के आधार पर काम करते हैं, ये थिंक टैंक के आधार पर काम करते हैं। थिंक टैंक ये क्वेश्चन बन जाए, ये किस आधार पर, थिंक टैंक के आधार पर ये सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे भारतीय अगर हम बात करते हैं नीति आयोग जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि नीति निर्माण करना, भारत की जनसंख्या से मान लो लाभांश के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर बात करें, सामाजिक मूल्यों की हम बात करें, समाज के सामाजिक मूल्यों में किस प्रकार उत्थान करना है, वर्तमान स्थिति की कैसी है, तत्कालीन कारण कैसे है, उस आधार पर निर्णय। जैसे 2019 के अंदर अचानक कोविड आ गया, ठीक है, अचानक कोविड आ गया तो नीति आयोग के सामने ये समस्या आ गई, तो उस आधार पर
ये इस निर्णय किया, प्रथम लॉकडाउन लगाया गया, फिर आधार पर दूसरा लॉकडाउन बना, तो लॉकडाउन में प्रथम लॉकडाउन सख्त था, दूसरे लॉकडाउन के अंदर हमें कुछ शिथिलताएं प्रदान की गई, कुछ कठोर नियमों को थोड़ा शिथिल किया गया। इसी आधार पर समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर किस तरह हम बढ़ावा कर सकते हैं और शासन में किस तरह भागीदारी करके आम जनता के सहयोग और उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और शासन कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, इसी आधार पर नीति आयोग का यह महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आशा करता हूं सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट के जरिए आप जरूर बताइए। ठीक है, अब कल मिलेंगे दूसरे आयोग के साथ में। जय हिंद, जय भारत।